अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भरपूर पैदावार हेतु किसान कैसे करे अगेती आलू की खेती। केले के बाग में भूरे चित्ती भृंग कीट का नियंत्रण। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने राज्य बिहार के कई जिले अभी भी बाढ़ की कहर से जूझ रहे हैं। यहाँ सामान्य जनजीवन के साथ ही कृषि भी काफी प्रभावित हुई है। कई किसानों की तो पूरी फसल ही चौपट हो गई है। ऐसी स्थिति में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसान अपने खेतों में अगेती आलू की खेती कर बाढ़ से होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि आप अगेती आलू की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इनकी बुआई करते वक्त किन बातों पर ध्यान दें ताकि इससे भरपूर पैदावार मिल सके। चलिए जानकारी लेते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना के डॉक्टर संजय कुमार से। आलू के लिए जो भी किसान आलू लगाना चाहते हैं तो जो अगेती फसल लेते हैं तो आपको ऐसी किस्म का चुनाव करना है कि वो जो कम समय में उसकी जो क्या तैयार होने का जो समय है ना वो कम से 70 से 80 दिन की होनी चाहिए। किसान अगेती आलू की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो अपने राज्य में राजेंद्र आलू 3, ज्योति कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद, बहार आदि प्रजातियां अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाई, हम इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर बुवाई कर सकते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। आप सभी लोगों को मतलब ये जानकारी होनी चाहिए कि आलू एक ऐसी फसल है जो नीचे जमीन के अंदर बैठती है। तो अगर जमीन में किसी भी तरह का अवरोध है या कोई जमीन अगर कहीं भी कठोर है तो उसमें आलू के जो कंद होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो इसलिए मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और तैयारी के लिए कम से कम 3-4 बार जो है ट्रैक्टर से या बैल से आप जो है हल खेत की जुताई करें। और जुताई करने के बाद उसको जो है हर बार पाटा लगा दें उस पर, ताकि आपकी जो नमी है उसमें बची रहे, नमी किसी तरह से नुकसान ना हो। उसको जुताई करके खरपतवार निकाल लें और निकालने के बाद जो है उसको पाटा चला दें। दूसरा जो होता है उसमें जो खाद वगैरह का जो हम ध्यान रखते हैं, तो खाद के लिए आपको लगभग 10 से 15 टन अगर गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसको उसमें मिला लें। लेकिन मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अभी जो है आप जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो उससे पहले आप अपने खेत के जो अगर मृदा का जांच नहीं कराए हैं तो आप जांच करा लें। और जांच कराने से आपको ये होगा कि आप उचित मात्रा में किस फर्टिलाइज़र की या किस तत्व की कमी है उसको उचित मात्रा में आप डालेंगे। किसान भाइयों, यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो आप समान स्थिति में यूरिया 330 किलोग्राम, DAP 200 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसमें से ये यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें तथा शेष बची यूरिया की आधी मात्रा को बुवाई 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय डालें। और आइए अब जानते हैं इसके बुवाई विधि के बारे में। बहुत सारे किसान जो हैं जब बुआई करते हैं तो कुछ किसान जो है सीधे बुआई कर देते हैं आलू की। तो कुछ किसान अगर साइज बहुत बड़ा होता है आलू का तो उसको काट कर बुआई करते हैं। तो काट कर बुआई करते हैं तो उसमें जो रोग के फैलने का जो है अवसर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है काट कर बुआई ना करें, आप जो है सीधे बुआई करें और अपना जो आलू का बीज है, बीज का जो आकार होता है
वो आपका 30 से 50 ग्राम का हो, मतलब उसका जो साइज हो वो लगभग एक अंडे के आकार के हो। अगर बहुत बड़ा आलू होता है तो आपका बीज का मात्रा बढ़ जाता है। अब बीज का मात्रा मतलब जो ऑप्टिमम होता है या जो एक सामान्य जो 1 हेक्टेयर के लिए जो लगता है वो लगभग आपका 25 से 30 कुंटल होता है। अगर उससे ज़्यादा आप लगाते हैं, अगर आपका आकार बढ़ता है तो ज़्यादा लगेगा। शीत भंडार से आलू को निकालकर पक्के फर्श पर फैला दें और सड़े एवं कटे कंदों को निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद इमिशान 6 दवा की 5 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आलू के कंदों को 15 मिनट तक डुबो कर रखें। इसके बाद ही कंदों की बुवाई करें और उसके लगाएं। अगर बड़ा साइज मिल जाता है किसी वजह से तो आप थोड़ा सा दूरी जो है जो रखते हैं आलू की जो बुआई, जो पत्ती से पत्ती और ट्यूबर से ट्यूबर की जो दूरी रखते हैं 60-20 रखते हैं, वैसे जो ऑप्टिमम है जो रिकमेंडेड है। तो अगर बड़ा साइज आपका मिलता है तो वहाँ पर आप 20 के जगह आप 30 कर सकते हैं जो आलू की दूरी जो है। बाकी आपकी रोड टू रोड जो दूरी होती है पत्ती से पत्ती वो तो 60 सेंटीमीटर ठीक है, 50 से 60। अब जैसी आपका वहाँ ज़मीन है उसका फर्टिलिटी स्टेटस है, लेकिन जो जनरल रिकमेंडेशन है वो 60x20 रखते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि उसमें जब ले जाते हैं उसको लगाने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि वो आँखें टूटे ना, और वही आलू लगाएं जिसमें वो आँखें हों कम से कम। अगर जिसमें आँखें नहीं आई हैं तो उसको अगर लगाते हैं तो फिर उसका अंकुरण नहीं हो पाता है और आपकी पैदावार जो है घट जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बिहार सहित झारखंड के कई जिलों में केले के बाग बड़े पैमाने पर लगे हुए देखे जा सकते हैं और इस समय इन बागों में क्रब बीटल कीट, जिसे भूरा चित्ती कीट के नाम से भी जाना जाता है, उसका काफी प्रकोप होता है। ये कीट केले के पौधे और फलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस कीट से ग्रसित फलों में दाग बन जाते हैं और इसकी वजह से बाजार में किसानों को कम दाम मिलता है। इसलिए समय रहते कीट की रोकथाम करना काफी जरूरी है। इसकी रोकथाम के लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए मिलते हैं जिला पूर्णिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IN शर्मा से। इस क्षेत्र में केला की फसल तैयार होने वाली है और हो रही है। एक खास तरह का कीट जिसे स्केरिंग बीटिल या स्केरिंग भृंग या जिसको चित्ती मारने वाला कीट भी कहते हैं, बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, अभी आपकी केले की फसल फलन की उचित अवस्था पर है और इसमें अभी चित्ती मारने वाला कीट मुख्य रूप से लग रहा है और किसान भाई इस पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस कीट की पहचान एवं इसके लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। जो गाभा निकलता है उसी गाभा के अंदर इसका बिटिल मतलब एडल्ट कीट जो है वह उसमें घुस करके और उसके छिलके को खुरच करके खाता है। नई पत्तियां, कोमल पत्तियों को यह ज़्यादा प्रेफर करता है और उससे क्या होता है कि जहाँ पर खुरच के खाता है वहाँ पर काला भूरा धब्बा बन जाता है और वह काला भूरा धब्बा एक लाइन में रहता है। उसी तरह से जब छीमियाँ निकलती हैं तो छीमियों पर भी उसी तरह से छीमी के ऊपर वाले छिलके को खुरच करके खाता है और एक धारी नुमा चित्ती बन जाती है। जो केला जब परिपक्व होता है उस समय उस काली चित्ती बनती है, वह सूख करके एकदम काली हो जाती है। इस कीट का जो शिशु पिल्लू होता है वह पौधे के जड़ के पास अपना जीवन वृत्ति चलाता है। प्यूपेशन के बाद एडल्ट निकलता है, तब वह उड़ करके नया गाभा है उस पर आक्रमण करता है और उसके बाद फलियों पर आक्रमण करता है।
तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, अभी आपने जाना इस कीट की पहचान एवं लक्षण के बारे में, और आइए अब जानते हैं इस कीट की रोकथाम के बारे में। तो आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद जब वह ऊपरी पत्ती पर, कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है, उसके पहले ही कि नीम आधारित एंटीफिडेंट्स इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। उसमें ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट्स का एक PPNP नीम पेस्टिसाइड है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में, और उसमें कोई भी स्टिकर मिला करके, आप जानते हैं कि केला का पत्ता बहुत ही चिकना होता है और उस पर दवा का स्प्रे सॉल्यूशन रुकता नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी स्टिकर जरूर मिला दीजिए। तो तीसी का तेल या नहीं तो सर्फ का भी 2-4 चम्मच 15 लीटर में मिला करके आप छिड़काव कर देंगे। इंसेक्टिसाइड का ही व्यवहार करना चाहिए। उसमें सबसे अच्छा अभी पेस्टोहिट प्लस, उसका 20 ml 15 लीटर पानी में, और उसे में 5 ml स्प्रेड ऑल 90 मिला करके आप छिड़काव करेंगे 7 दिन के 10 दिन के अंतराल पर, तो आपके केले पर इस बिटिल का प्रकोप नहीं हो पाएगा। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में कार्बोफ्यूरान या थाइमेट, उसको डाल करके आप उसको कीड़े से अपनी छीमी को बचा सकते हैं। किसान बंधु बताई गई विधियों को अपनाएंगे और ख़ास करके जैविक और हर्बल कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो आपका केला का जो फल है वह विषरहित होगा और आपको अधिक से अधिक कीमत मिलेगी, आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा, नेट प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, मुर्गी पालन कम समय में ज्यादा आय देने वाला एक व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय के सफलता के लिए मौसम के अनुसार प्रबंधन करना भी बेहद जरूरी है। यदि बात करें आहार प्रबंधन की, तो अक्सर देखा गया है कि किसान भाई आहार पर कोई खास ध्यान नहीं देते और इसीलिए उन्हें ये मालूम भी नहीं होता कि मुर्गियों को किस समय में कितने आहार की आवश्यकता होती है, उनके आहार में कौन कौन से जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, और इसका नतीजा ये होता है कि मुर्गियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसीलिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। हाँ किसान भाइयों, जो मुर्गियों के अंदर में दाना का प्रयोग होता है, तो ये दाना का निर्धारण हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो पहला है कि आप उम्र के हिसाब से, जिस प्रकार का उम्र होगा उसके हिसाब से दाना देने की ज़रूरत है। दूसरी बात होती है कि जिसके कि हम उत्पादन के आधार पर या कार्य करने के आधार पर। किसान भाइयों, मुर्गियों की बढ़वार अच्छी तरह से हो, इसके लिए मुर्गियों को उनकी आयु के अनुसार आहार देना चाहिए, जहां अक्सर किसान गलती कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि मुर्गियों की बढ़वार देर से होती है। इसलिए इनकी आयु के अनुसार आहार कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए जानते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रॉयलर पालन अगर कर रहे हैं तो ब्रॉयलर पालन में ऐसा है कि हम 15 दिनों तक जो है वो आप प्री स्टार्टर नाम से दाना आता है, तो प्री स्टार्टर दाना देते हैं, और जो कि 15 दिन तक 14 दिन तक चलेगा, 2 सप्ताह तक, और 2 सप्ताह के बाद हम 2 सप्ताह पुनः फिर स्टार्टर दाना चलाएंगे। और स्टार्टर के बाद जब तक आप मुर्गियों को, क्योंकि ब्रॉयलर 5 से 6 सप्ताह में बेच दिया जाता है, तो इस अवस्था तक हम फिनिशर दाना देते हैं। मुख्य रूप में देखा जाए तो आहार जो मुर्गियों का होता है उसमें जो हम लोग व्यय मिलाते हैं जो दाना के लिए, उसमें मुख्य रूप से लगभग 50% दाना में मकई का दर्रा होता है। उसके बाद हम उसमें चावल की छीलन, सूखा मछली का चूर्ण दिया जाता है। किसान भाइयों, चूंकि बाजार में मिलने वाला दाना काफी महंगा होता है, इसलिए यदि आप स्वयं ही इसको बनाना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण बनाने के लिए मक्का 55%, गेहूं का चोकर 5%, मछली का चूर्ण 8%, खनिज मिश्रण
मूंगफली की खली 15%, सोयाबीन मील 13%, हड्डी का चूर्ण 1% और नमक 1% मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उसी प्रकार से दाना को हम अगर उसके रेट को, उसके दाम को, उसके कीमत को अगर हम कम करना चाहें तो उसी प्रकार से कुछ दाना का प्रयोग करके हम दाम को कम कर सकते हैं। आहार के अलावा मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही पानी के जरूरी विटामिन एवं दवाओं को मिलाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ आपको प्रयोग जब करते हैं तो दाना के लिए आप इस चीज़ का निश्चित रखें कि दाना का जो भंडारण करते हैं, रख रखाव जो है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जैसे बरसात का दिन है तो बरसात के दिनों में देखेंगे कि दीवार तक में पानी आ जाता है। तो कभी भी मुर्गी के दाना के बोरा को कभी भी आप दीवार से लगा कर नहीं रखें, क्योंकि दीवार से रखेंगे तो उसमें दाना में नमी आ जाएगी और नमी आने की वजह से उसमें फफूंद लग जाता है। और फफूंद लगा हुआ दाना अगर आप मुर्गियों को खिलाएंगे तो इससे बीमारी फैलने की, जिसको कि हम लोग अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, ये हो जाने पर बहुत ही मुश्किल होगा आपको मुर्गियों को बचाना। तो इसलिए दाना को हमेशा आप इस चीज़ का समझ के रखें कि खास करके बरसात के दिनों में प्लास्टिक के ड्रम में या टीना में आप दाना का भंडारण करें, जिससे कि वो दाना आपका जितना सूखा रहे उतने ही मुर्गी को खाने में भी अच्छा होगा और साथ में आप फफूंद लगने से दाना को बचा सकते हैं। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उत्तर बिहार के जिलों में पूर्वानुमान की अवधि में मानसून की सक्रियता में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उत्तर बिहार के मैदानी भागों के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि तराई के जिलों में मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। जिन किसान भाई का खेत अगर अभी भी परती यानी खाली रह गया हो, वो उन खेतों में कुल्थी अथवा सरगुजा की बुआई अविलंब करें। सरगुजा की उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर लगाएं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जिन किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर आगात आलू एवं मटर की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें एवं इसकी बुआई का कार्य आरंभ कर दें। आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका एवं कुफरी कंचन के लिए कतारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। जो किसान भाई मटर की आगात खेती करना चाहते हैं, वो इसकी अनुशंसित किस्म आरकेल, काशी नंदिनी, PE 6 बिरसा मटर की बुआई 25 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। सितंबर में अरहर की बुआई करें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित हैं। उड़द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से जीवन लाल साहू जी,
आप निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मक्का की फसल में लगने वाले तना छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो जीवनलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जब ये पौधा आपका कम से कम 12 दिन का पौधा जब हो जाता है तो एक जो कीड़ा है तना छेदक का प्रकोप उसमें अधिक होता है। किसान भाई, प्रारंभिक अवस्था में ही आप जैविक नियंत्रण करें। एक पोस्टकार्ड जैसा रहता है जिसको हम लोग ट्राइको कार्ड बोलते हैं, तो एक ट्राइको कार्ड में करीब 20,000 अंडे होते हैं जो तना छेदक है उसको मारता है। मित्र कीट का जो अंडे है वो खेत में जो है 7वां दिन लगा देना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना इस कीट के जैविक नियंत्रण के बारे में। अगर इस कीट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। रासायनिक कीटनाशक का व्यवहार करते हैं और दानेदार कीटनाशक, फोरेट जो है वो दानेदार कीटनाशक है, बालू जैसा वो रहता है कीटनाशक। एक गाभा में जो मकई का पौधा है उसके गाभा में 12 से 14 दाना हम गाभा में डालते हैं। किसान भाई, इमिडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे, गुद्दे को खाता है, उसको आसानी से नियंत्रित कर देता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां एवं उनकी रोपाई तकनीक, मक्के की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम के उपाय। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।